Constitution is not just a rule book, but it's more than a rule book. It actually defines how everything will be workable position in our polity and lot of other things. For example, constitutionalism. So hello guys, my name is Avinash, the UPSC Digital Mentor. I welcome you all to a series of M. Lakshmikant in which we discuss every chapter of M. Lakshmikant in great depth. And today the topic of video is what is constitution. So basically this is chapter 3rd of Lakshmikant. So we will be discussing about it along with constitutionalism also. So let's get started off directly with it and understand what is constitution, how it's contributing toward our society. So let's get started. So in this video we are discussing about the concept of constitution, but I hope till now you are well aware about lot of things because हमने सब कुछ discuss कर लिया है, federal polity, parliamentary form of government और basic definition you all are knowing till now कि constitution होता क्या है. And in this video we are discussing more about constitution. So firstly the term derived from Latin word that is constituere, which means to establish or to set up. कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राइव, देखो जो भी हम लोग पॉलिटी के रिलेटेड डिस्कस करते हैं उसमें बेसिकली जो ज़्यादा जो वर्ड्स ड्राइव किए गए हैं वो लेटिन लैंग्वेज से ही किए गए हैं. तो सेम एज इट इज कॉन्स्टिट्यूअर एंड दैट एक्चुअली परटेन टू द एस्टैब्लिशमेंट or the setup. So constitution refer to set of principles which specify the organization and working of government and the relation between government and people in terms of their right and duties. अभी हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया था तो हमने जो जो वहाँ पे डिस्कस किया है अब उन सब के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर रहा है. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जिनके अकॉर्डिंगली पूरी की पूरी गवर्नमेंट वर्क करेगी और गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में कैसे रिलेशंस रहेंगे, किस तरह के राइट्स दिए जाएंगे, क्या क्या ड्यूटीज होंगी, वो सब चीज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है. और आपको पता है हमने भी जब कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कशन स्टार्ट किया था तो हमने कैसे किया था. सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल आया था जिसमें हमने पूरी के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो जिस्ट है या बेसिक वैल्यूज है वो हमें प्रीएम्बल में मिलती है. फिर हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी देखा था, वो बेसिकली ये डिफाइन कर रहा था कि कौन सी टेरिटरी के लिए ये पूरे के पूरा रूल बुक है. फिर उसके बाद आया था सिटीजनशिप, दैट वॉज डिफाइनिंग मोर अबाउट द सिटीजन्स और जो वहाँ पे सिटीजन बनेंगे उस पर्टिकुलर टेरिटरी के. उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, इस तरह से चीज़ें आके चली, फंडामेंटल ड्यूटीज. तो आप समझ पा रहे होंगे जो भी यहाँ डेफिनेशन में लिखा है उसका रिलेटेबिलिटी कैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. इसी वजह से मैंने ये कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है वो बाद में अपलोड किया है ताकि आपको पहले पता हो, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको साथ के साथ वीडियोस में दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. लाइक मोस्टली हम लोग उसको बोलते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एस्पिरेशंस दिखाता है सिटीजन्स की, कि जो सिटीजन्स हैं उनकी क्या एस्पिरेशन है, वो क्या अपनी सोसाइटी को मेकअप करना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही ये सारी की सारी चीज़ें लिखी जा रही है. क्योंकि देखो अब जब राइट्स देने की बारी आएगी तो जो लोग या सिटीजन्स जो डिमांड करेंगे वो राइट्स दिए जाएंगे, जो सिटीजन्स डिमांड करेंगे उस हिसाब से पॉलिसीज फ्रेम अप होंगी. और कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पावर देता है पर साथ के साथ गवर्नमेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट करता है. तभी हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स में भी कि जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा था और जो सिटीजन्स थे उन्हें राइट्स दे रहा था. अगर ये बैलेंस कहीं ना कहीं नहीं रहेगा, जो सिटीजन्स हैं अगर उन्हें राइट्स नहीं मिलेंगे, उन्हें सिर्फ ड्यूटीज ही ड्यूटीज मिलती जाएंगी, तो उनके पास क्या एक रीजन रहेगा कि वो इस रूल बुक को फॉलो करे, क्या रीजन रहेगा कि वो इस कम्युनिटी का पार्ट रहे. पर वो इस कम्युनिटी का पार्ट रहे, सिटीजन्स रहे उस टेरिटरी की, इसके लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है. जैसे इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है तो उसकी डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिकली इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिले ताकि उनके अंदर भी वो एस्पिरेशन रहे कि वो इस पॉलिटी का पार्ट है, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट फील करेंगे. तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से. सो दैट्स हाउ इट्स रिटन हियर कि कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी. हमने जब प्रीएम्बल भी देखा था तो उसमें भी हमने देखा था कि इंडिया दैट इज सॉवरन रिपब्लिक, तो वो सारी चीजें वहां मेंशन थी, राइट. तो इसीलिए हम लोग ये चीजें देख रहे हैं कि वो किस तरह की गवर्नमेंट होगी, कैसे वो वर्क करेगी, सब चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है. और किस तरह के जो रिलेशंस है बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स रहेंगे वो सब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है. It is fundamental law of land, supreme law of state. It's basically not a small s, capital S state, right? So supreme law of state, basic law of country.
सबसे पहले फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड क्या होता है? जो उस लैंड पे के जो लॉज है उन्हें हम लॉ ऑफ लैंड बोलते हैं। मतलब इंडिया की जो टेरिटरी है उसमें के अंदर जितने भी लॉज हैं उन सबको हम लॉ ऑफ लैंड के अंदर कंसीडर करेंगे। जैसे जो भी स्टेचुटरी लॉज होंगे सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। मतलब लॉ ऑफ लैंड का जो कंसेप्ट है वो बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है, जिसमें जो वो पर्टिकुलर लैंड है उसके जितने भी लॉज हैं वो सब इंक्लूड कर लिए जाते हैं। आई होप दैट्स क्लियर। दिस इज द फर्स्ट थिंग कि लॉ ऑफ लैंड क्या होता है। फिर आता है फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, कि जो इतने सारे लॉ ऑफ लैंड्स हैं उनमें से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल है, उसके बेसिस पे ही सारे के सारे लॉज मेकअप किए जाएंगे। अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो जो और लॉज बनेंगे वो डेमोक्रेटिक कंट्री के हिसाब से ही बनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता आप थियोक्रेटिक या ऑटोक्रेटिक जो कंट्री है उसके हिसाब से लॉ मेकअप करेंगे। जैसे सेकुलर हमारा एक जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसके अंदर आता है, राइट? इंडिया सेकुलर कंट्री है, तो आप कुछ भी ऐसा नहीं रूल मेकअप कर सकते, लॉ में लेके आ सकते जो कि किसी एक रिलीजन को फेवर करता हो। रिलीजियस लाइन पे एटलीस्ट वो नहीं होना चाहिए। तो वो क्या दिखा रहा है कि जितने भी लॉ ऑफ लैंड्स हैं उनकी जो मेकअप हो रही है वो भी फंडामेंटल जो लॉ ऑफ लैंड है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन उसके अराउंड होगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से वो कॉन्ट्राडिक्टरी है तो वो नहीं वर्क करेगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए इसे वो फंडामेंटल लॉ बोला जा रहा है। फिर आता है सुप्रीम लॉ ऑफ स्टेट। सुप्रीम लॉ ऑफ स्टेट का मतलब ये है कि जितने भी स्टेट, कैपिटल एस वाला स्टेट जो कि पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, राइट? तो जितनी भी स्टेट्स लॉ मेकअप करेंगी उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, कि अगर वो जो लॉ मेकअप किए गए हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन में आएगा विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही अपहेल्ड किया जाएगा और जो लॉ कॉन्ट्राडिक्शन में था उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इसलिए इसे बोला जा रहा है सुप्रीम लॉ ऑफ स्टेट। तो पहले आपने लॉ ऑफ लैंड का कंसेप्ट समझा, फिर आपने समझा फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड क्या होता है, और फिर तीसरी चीज हमने समझी सुप्रीम लॉ ऑफ स्टेट का क्या मतलब है। फिर बेसिक लॉ ऑफ कंट्री, क्योंकि कंट्री का जो बेसिक लॉ है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अकॉर्डिंगली ही बाकी सारी चीजें फंक्शन करेंगे। सो इसलिए उसे बेसिक बोला जा रहा है। तो आई होप दैट्स क्लियर। अभी हमने यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट देखे? लॉ ऑफ लैंड, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ स्टेट एंड बेसिक लॉ ऑफ कंट्री, राइट? सो आई होप दैट्स वेरी मच क्लियर फॉर यू। इफ इन केस आपको इसमें कोई डाउट हो प्लीज पुट इट अप इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ताकि वो आपका डाउट क्लियर हो जाए। आई विल लव टू कम बैक टू यू बिकॉज द ओनली थिंग दैट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, बिकॉज ये बहुत बेसिक चीजें हैं। देन कम्स फंक्शंस। अभी हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कम्स कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फंक्शंस हैं, अब वो हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जब हम फंक्शंस डिस्कस करेंगे तो जितनी चीजें अभी तक हमने डिस्कस किया उसका आपको एक रेफरेंस यहाँ पे मिलता चला जाएगा। इट कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन बाउंड्रीज ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला पार्ट स्टार्ट होता है तो वो क्या डिफाइन करता है? पॉलिटिकल बाउंड्रीज। तो वही यहाँ लिखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअली डिक्लेयर करेगा और डिफाइन करेगा बाउंड्रीज ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, क्योंकि जो कैपिटल एस वाला स्टेट है दैट एक्चुअली परटेन टुवर्ड द पॉलिटिकल कम्युनिटी, और उस पॉलिटिकल कम्युनिटी की क्या क्या बाउंड्रीज है, इंडिया की क्या क्या बाउंड्रीज है, कौन से टेरिटरीज होंगी, तो वो सारा कुछ डिफाइन क्या करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट पार्ट जो है आर्टिकल 1 से 4 तक दैट इज रिलेटेड टू यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। देन इट कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द नेचर एंड अथॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, कि वो किस तरह की कम्युनिटी होगी, सेकुलर होगी या उसमें क्या क्या और करेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो सब चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है। जैसे जब हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि क्या क्या एस्पिरेशंस होंगी, हम अपनी सोसाइटी को कैसे बनाना चाहते हैं, इंडिया एज अ पॉलिटिकल कम्युनिटी या एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी हम कैसे हैं, सॉवरन है, रिपब्लिक है, और हम स्ट्राइव किसके लिए कर रहे हैं, जस्टिस होना चाहिए, फ्रीडम तो नहीं, लिबर्टी, राइट? तो ये सब चीज़ें हमारे प्रीएम्बल में ही मेंशन्ड है। तो यही हम बोला जा रहा है, इट कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द नेचर एंड अथॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। अब आप सारे के सारे डॉट्स यहाँ पे कनेक्ट करते जाओगे अगर आपने सारी की सारी वीडियोज देखी है अभी तक की विद रिगार्ड टू एम लक्ष्मीकांत सीरीज, क्योंकि वहाँ पे आपको ये हर चीज़ मैंने ऑलरेडी समझा दी, और तभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन वाला ये जो चैप्टर है ये हमने बाद में इंक्लूड किया है ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए, रिकॉल हो जाए।
देन इट कैन एक्सप्रेस द आइडेंटिटी एंड वैल्यूज ऑफ नेशनल कम्युनिटी। वो भी हम प्रियम्बल में से भी ले सकते हैं कि प्रियम्बल में सारी की सारी वो क्या क्या आइडेंटिटी और वैल्यूज है वो सब चीज इंश्राइंड है। इट कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, फंडामेंटल राइट्स that are the special rights that we do have, और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज वी ऑल्सो डू हैव। वो बात अलग है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो एनफोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है, बट डेफिनेटली वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो यही लिखा जा रहा है कि जो फंक्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंक्शन ये भी है कि वो डिफाइन करें कि जो सिटीजन्स हैं उनकी क्या राइट्स है और क्या उनकी ड्यूटीज है। इट कैन एस्टैब्लिश एंड रेगुलेट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कम्युनिटी, की कम्युनिटी की जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है वो किस तरह से वर्क करेंगे। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जैसे हम डिफरेंट ऑर्गन्स ले सकते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, वो कैसे वर्क करेंगे, कैसे सारी चीजें उनकी चलेंगी। आपको सब चीज पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज मेंशन है, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में है। ये सारी की सारी जो बेसिक इथोस है, किस तरह से पूरी पॉलिटी वर्क करेगी, बेसिकली वो सारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है। इट कैन डिवाइड और शेप पावर बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट और सब स्टेट कम्युनिटीज। अब जैसे हमारे पास यूनियन है, स्टेट है, तो उनके बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो सारी की सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और आपको अगर याद हो, मैंने बार बार ये आपको बताने की कोशिश की है कि क्यों हम पर्टिकुलर चीजें या पर्टिकुलर जो हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर बोले या फिर पर्टिकुलर हम कुछ भी लॉ मेकअप कर रहे हैं और उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों मेकअप पुट अप करना चाहते हैं, क्या रीजन है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन करना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजें वो आपको बताना है, राइट। जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट इट अप इन द कमेंट बॉक्स कि क्यों हम किसी भी कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है या जो हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्यों हम उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड करना चाहते हैं। इसका आंसर आपको बताना है। आई होप आपने वो बता दिया होगा। अगर नहीं बताया देन लेट मी टेल यू, हम इसलिए ऐसा करते हैं ताकि जो प्रोटेक्शन है उस पर्टिकुलर चीज़ को वो मिल सके। अगर हमने कोई लॉ मेकअप किया है, हम चाहते हैं उसे स्पेशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, तो वो हम उसे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर पार्ट बना देंगे, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में उसे ऐड कर देंगे बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो बाद में उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि चेंज करने के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आनी है तो अंडर आर्टिकल 368 लानी पड़ेगी, और उसका प्रोसीजर इतना सिंपल नहीं है। अगर हमने उसे कॉन्स्टिट्यूशन में पुटअप नहीं किया और आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो डेफिनेटली उसे चेंज करना इजी हो जाता है। क्योंकि इजी क्यों हो रहा है, इजी इसीलिए हो रहा है कि अगर आप एक नॉर्मल प्रोसीजर से कोई भी बिल को आप चेंज करना चाहते हो तो आप कर पाओगे, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पुटअप करके वो डिफिकल्ट हो जाएगा। देन इट कैन डिक्लेयर ऑफिशियल रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट एंड डिमार्केट रिलेशनशिप बिटवीन सेक्रेड एंड सेकुलर अथॉरिटीज। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स भी है, राइट टू रिलीजन का, और वैसे हमारी ड्यूटीज भी हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें अपने आप में मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि वो डिफाइन कर रही है कि रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट, रिलीजन, रेस, कास्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसी भी कम्युनिटी के लिए। ऐसा नहीं इंडिया के लिए ही, हर जगह ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे शायद इतना वो नहीं है, बट वहाँ पे भी है। अब देखो वहाँ पे भी कैथोलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, तो हर किसी में डिफ्रेंसिएशन है। तो रिलीजन हमेशा हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए यहाँ लिखा गया इट कैन डिक्लेयर ऑफिशियल रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट, जैसे इंडिया डेमोक्रेटिक है, एंड डीमार्केट रिलेशनशिप बिटवीन सेक्रेड और सेकुलर जो अथॉरिटीज हैं उनका रिलेशन कैसे चलेगा, ये सब चीज मेंशन होगी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज रिलीजन इटसेल्फ इज वेरी क्रिटिकल। आपको पता है, आप अगर याद करो जब हम लोग मिडीवल हिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उस समय में किस तरह की पॉलिटी थी, वहाँ पे कैसे फ्यूडल जो लॉर्ड्स थे वो एग्जिस्ट करते थे। तो वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो कि कैसे रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था पॉलिटी के अंदर। आई होप आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको जरूर याद होगा इन सब चीजों के बारे में। सो इट कैन कमिट स्टेट्स टू पर्टिकुलर सोशल, इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल गोल्स, की क्या क्या एस्पिरेशंस है उसके हिसाब से वो वर्क करे। तो ये सारी चीजें कहाँ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं ना, इट कैन कमिट स्टेट्स टू पर्टिकुलर सोशल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल गोल्स, तो ये डायरेक्शंस हैं जो बेसिकली डीपीएसपीज में भी हमारे आती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, एंड नाउ यू आर वेल ऑफ टू एस्टैब्लिश द लिंक बिटवीन बोथ ऑफ दैम, right? So that were all about the functions that the constitution do have. Then comes the classification, which is I think
important, very important part to understand, क्योंकि मैंने ऑल्दो आपको ड्यूरिंग द डिस्कशंस बार बार इसका रेफरेंस दिया है, बट पर्टिकुलरली हमने अभी तक इसके बारे में डिस्कस नहीं किया है। तो अगर हम क्लासिफिकेशंस की बात करें तो इसे हम 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है इवॉल्व्ड एंड इनेक्टेड, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, बट अब हम बिल्कुल फ्रेशली इससे स्टार्ट करते हैं। नाम से समझे, इवॉल्व्ड या इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होगा? जो विद टाइम इवॉल्व हुआ है। इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? जिसके लिए हम पर्टिकुलरली बैठे और हमने सोचा कि ठीक है हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और हमने तब उसे इनेक्ट किया, वो हो जाएगा इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। सो इवॉल्व्ड इज आउटकम ऑफ स्लो एंड ग्रेजुअल एवोल्यूशनरी प्रोसेस। इट इज नोन एज क्यूमुलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या हुआ, जैसे ब्रिटिश की बात करते हैं हम, उसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, वो आगे उसकी क्लासिफिकेशन आएगी, बट अभी के लिए हम इवॉल्व के बारे में सोचते हैं। इवॉल्व में क्या हुआ कि टाइम बाय टाइम जैसे जैसे उन्हें ज़रूरत पड़ती चली, वैसे वैसे उन्होंने अपनी डिफरेंट लॉज मेकअप करते चले गए और इसे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया। वो हो गया इवॉल्व, जो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। एक है इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होगा? जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि हम लोग नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे, मेंबर्स थे, वो सब बैठे और उन्होंने सोचा अब हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मेकअप करेंगे, ये वैल्यूज रखेंगे, तो डिबेट किया, सब कुछ किया और उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। एक पर्टिकुलर माइंड में था कि हाँ हमें ये टास्क कंप्लीट करना है, तो वो हो गया इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे वो इनेक्ट करने के लिए ही वो बैठे थे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट कर दिया। इवॉल्व में क्या है कि उनके माइंड में नहीं थे कि हमें बनाना है कॉन्स्टिट्यूशन, बट इवेंचुअली जैसे जैसे नीड अराइज होती चली वैसे वैसे उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करके या एक डिफरेंट प्रोसीजर्स ऐड करके, डिफरेंट लॉज मेकअप करके, तो उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन मेकअप कर लिया। तो दस इट्स प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन फॉर्म ऑफ बुक। डेफिनेटली अगर इनेक्टमेंट के थ्रू हो रहा है तो वो बुक की फॉर्म में होगा। इसलिए जो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो अनरिटन होगा, जो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो रिटन होगा। अब रिटन और अनरिटन क्या होता है? दिस इज क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशंस ऑफ प्रोविजंस। जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप बात करो, हेयर प्रोविजंस आर इनकॉर्पोरेटेड इन फॉर्म ऑफ बुक और डॉक्यूमेंट। यहाँ पे क्योंकि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या होगा कि एक बुक की फॉर्म में कोडिफाइड होगा। मैंने आपको बहुत बार ये बात बोली है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जितने भी लॉज है वो सारे के सारे बुक की फॉर्म में हमने कोडिफाई कर दिए। ऑल्सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन और कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि डॉक्यूमेंट की फॉर्म में है इसलिए डॉक्यूमेंट्री, और एक पर्टिकुलर बुक में कोडिफाइड कर दिया इसलिए कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे यूएसए, कनाडा और इवन हमारा भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देन कम्स अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप बात करो, मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन फॉर्म ऑफ बुक और डॉक्यूमेंट। जैसे कि जब इवॉल्व होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो उसके सारे के सारे प्रोविजंस डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हम लोग कोडिफाइड नहीं करके रख सकते। इट इज प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, जैसे ब्रिटेन और इजराइल। तो पॉइंट वही है कि अगर हम एक माइंडसेट से बैठे हैं और हमने इनेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो नॉर्मली इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में आ गया और वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? बेसिकली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये है टू टाइप्स या टू कैटेगरीज जो हमने अभी तक देखी। फर्स्ट हमने इवॉल्व्ड देखी, इवॉल्व या इनेक्टेड, फिर हमने रिटन या अनरिटन देखा। देन कम्स रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। इसके ऊपर हमने प्रॉपर एक पूरे चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, बट स्टिल लेट्स डिस्कस दैट अगेन। दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द मेथड ऑफ अमेंडमेंट्स। अगर सपोज कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इज डिफिकल्ट, दैट कैन नॉट बी अमेंडेड इन सेम मैनर एज ऑर्डिनरी लॉज, रिक्वायर स्पेशल प्रोविजंस फॉर इट्स अमेंडमेंट, दिस इज कॉल्ड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है एट द पॉइंट जब वहां अमेंडमेंट आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आएगी अंडर आर्टिकल 368, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी रिजिड हो जाता है। अब रिजिड हो रहा है सो दैट मीन्स कि उसको अमेंड करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। देन कम्स द सेकेंड पार्ट और द सेकेंड कैटेगरी, दैट इज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे अमेंडमेंट करना इज इजी, कैन बी अमेंडेड इन सेम मैनर एज ऑर्डिनरी लॉज, इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल प्रोविजंस, ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिन्हें स्पेशल मेजॉरिटी से या अंडर आर्टिकल 368 अमेंड करना इज नॉट नेसेसरी। अगर उसमें हमें अमेंडमेंट्स करनी है तो हम वो फ्लेक्सिबली कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिली मतलब कि वो सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट हो सकती है। तो उन
उन पर्टिकुलर प्रोविजंस के कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्लेंड ऑफ बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड बट हाँ, अदरवाइज अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को कैटेगराइज करना है दैट इज मोर रिलेटेड टू रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, ये भी कैटेगरी होती है। देन फेडरल एंड यूनिटरी, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है फेडरल लाइक पॉलिटी ऑफ आवर्स, तो उसका लिंक आपको आई बटन में भी दिख रहा होगा, तो आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मेरे पूरे चैप्टर में बहुत अच्छे से फेडरल पॉलिटी के बारे में डिस्कस किया है। बट अदरवाइज अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलो, दैट इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। अगर सपोज नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट दोनों के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली हो रखा है, उनकी अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन है जिसमें वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, तो वो हो जाता है फेडरल पॉलिटी। यूनिटरी पॉलिटी में क्या होता है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसके पास सारी की सारी पावर अकोमोडेटेड है, उसे हम बोल देते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। अब वहां पे क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन है ऑफ पावर, तो इसलिए सबको उनकी डिक्टेटरशिप या अथॉरिटेरियन जो मोड है उसके थ्रू चलना पड़ेगा। फेडरल पॉलिटी में क्या है, डेमोक्रेटाइजेशन हो जाता है पावर का। सो दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ कैटेगरी और क्लासिफिकेशन वी कैन से रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल पॉलिटी भी हो सकती है, यूनिटरी भी हो सकती है। देन कम्स द लास्ट वन, दैट इज प्रोसीजरल और प्रिस्क्रिप्टिव। that relates to nature and purpose of document itself, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है that is talking about procedural things और that is more related to prescriptive। प्रिस्क्रिप्टिव में वो प्रोसीजर भी एक्सप्लेन करेंगे, फिर प्रिस्क्रिप्शन भी दे देंगे, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है ना, किस तरह से भी होना चाहिए। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दैम। सो लेट्स डिस्कस प्रोसीजरल फर्स्ट। It defines the legal and political structure of public institutions, set out the legal limits of government, power to protect democratic processes and fundamental human rights. तो basically procedural जो constitution है that is defining us everything related to the polity, right? जो अभी हमने डिस्कस किया, जैसे कि किस तरह का स्ट्रक्चर होगा हमारी गवर्नमेंट का, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कैसे वर्क करेंगे, लीगल लिमिट्स क्या होगी गवर्नमेंट की, तो वो सारी चीज़ें जो प्रोसीजर है बेसिकली वो सारा का सारा जो मेंशन करता है उसे हम प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं। और फिर आता है प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें प्रोसीजर तो बता दिया, अलॉन्ग विद डिस्क्राइबिंग हाउ गवर्नमेंट फंक्शन, इट ऑल्सो एज्यूम ब्रॉड कंसेंसस ऑफ कॉमन सोसाइटल गोल्स, कि हम मतलब प्रोसीजर है कि ऐसे ऐसे सब चीज़ वर्क करेगी, ऐसे गवर्नमेंट वर्क करेगी, इस तरह से सिटीजन्स को राइट्स मिलेंगे, सारी प्रोसीजर बता दी। और उसके बाद उसमें प्रिस्क्रिप्शन भी बता दी कि अच्छा ये चीज़ें तो ठीक है, प्रोसीजरल पार्ट तो ठीक है, बट इसके साथ जो लोग हैं वो एस्पायर करेंगे, जो सिटीजन्स है वो एस्पायर करेंगे, उनका कुछ स्पेशल गोल्स होंगे जो वो अचीव करना चाहेंगे, तो उसके लिए ये चीज़ कर सकते। तो बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन दे दिया कि अगर आपको ये चीज़ें करनी है, जैसे हमारा DPSP का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन दे दिया कि ये चीज़ें लोगों को चाहिए और आपको इन चीज़ों की तरफ स्ट्राइव करना चाहिए कि वो सोसाइटी को मिल सके, वो आप ऐसे कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज मोर रिलेटेड टू प्रिस्क्रिप्शन। तो ये हो गया प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। सो दीज आर द टू क्लासिफिकेशन और द टू टाइप्स अंडर प्रोसीजरल एंड प्रिस्क्रिप्टिव। तो अभी हमने क्या डिस्कस किए हैं, 5 क्लासिफिकेशन। फर्स्टली वी डिस्कस्ड अबाउट इवॉल्व्ड और इनेक्टेड, फिर हमने रिटन और अनरिटन में डिफरेंस देखा, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल में देखा, फिर फेडरल और यूनिटरी, एंड लास्ट में प्रोसीजरल एंड प्रिस्क्रिप्टिव। तो ये है बेसिक क्लासिफिकेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इफ वी कैन से, जिसमें हमने सारी क्लासिफिकेशन देख ली। सो देन कम्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, फॉर विच आई नीड सम टाइम. So I will not include that topic in this particular video. I will be uploading separate video for that to explain it in more depth. So but at the end let's revise once again जो हमने इस पूरी वीडियो में डिस्कस किया है. फर्स्टली हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड ड्राइव लैटिन वर्ड से हुआ है. फिर हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक यूथ है वो ये बताता है कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी और जो गवर्नमेंट और सिटीजन का है वो उनके रिलेशंस कैसे रहेंगे. फिर हमने देखा कि कैसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड होता है, सुप्रीम लॉ ऑफ स्टेट होता है, बेसिक लॉ ऑफ कंट्री होता है. ये हमने सारे कंसेप्ट अच्छे से डिस्कस किए. फिर हमने फंक्शंस में देखा कि कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफाइन करता है कि यूनियन की टेरिटरी क्या होगी, सिटीजन्स कैसे रहेंगे, वो सारी चीज़ें हमने फंक्शंस के अंदर डिस्कस की.
तो अगर आपने अभी तक की सारी वीडियोस देखी है तो आपको फंक्शंस बहुत इजीली रिलेट हो रहे होंगे। फिर हमने 5 क्लासिफिकेशन देखी, जिसमें हमने देखा 5 तरह से क्लासिफाइड हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन। हमने देखा इवॉल्व और इनेक्टेड, सेकंड था रिटन और अनरिटन, थर्ड था रिजिड और फ्लेक्सिबल, फोर्थ था फेडरल और यूनिटरी, एंड द फिफ्थ वन was procedural and prescriptive. So these were the 5 classification that we had discussed in this particular video. So I hope that all things that we had discussed are clear for all of you. If not, you can definitely put up your comment in the comment box below and I will get back to you. But for time being, that's it for this particular video, guys. I hope you like the video. If you do, then hit the like button and subscribe to my channel if you hadn't yet. And guys, do remember that I do conduct a free masterclass where I handhold people to go through this UPSC journey effortlessly. So you can also enroll for the same by clicking on the link given in description below. I will love to see you all over there. So thank you so much, guys, for being there. We will meet in next video with the topic of constitutionalism. So till then, bye bye, guys.